अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह हाइपर कंजुगेशन। इससे पहले हमने एक इफेक्ट डिस्कस किया है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, सेम इंडक्टिव इफेक्ट की तरह हाइपर कंजुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं हाइपर कंजुगेशन को। एग्जाम्पल में ये डिस्कस करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन की जरूरत क्यों पेश आई। क्योंकि कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन थे, कुछ ऐसे मालिक्यूल थे जिनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस के जो कंसेप्ट थे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उन इफेक्ट के थ्रू हम उस कंपाउंड की मालिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी किसकी? हाइपर कंजुगेशन की। तो हाइपर कंजुगेशन एक्चुअल में है क्या चीज? डिलोकलाइजेशन है, कंजुगेशन है। किसकी कंजुगेशन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन है। कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन है। किसके साथ कंजुगेशन है? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन है। अगर कहीं पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में आ जाते हैं, सिंपली हम उसको क्या कह देते हैं? हाइपर कंजुगेशन कह देते हैं। हाइपर कंजुगेशन के जो बाकी कुछ नेम्स हैं, इसको हम एंटीमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन इफेक्ट, एंटीमेरिक इफेक्ट कहते हैं हम इसको, हाइड्रोजन इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं, बेकर नथन इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं, और नो बाउंड रेजोनेंस भी हम इसको कहते हैं। तो नो बाउंड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, इसको हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। हम डिफरेंट सारे कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एन पेंटाइल कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है? नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन, जिसको हम नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। एक हमारे पास कार्बोकेटाइन है आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। एक हमारे पास कार्बोकेटाइन है एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। एन का जो वर्ड है वो नियो के लिए यूज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन के लिए हम यूज करते हैं। नियो के लिए हमें प्रॉपर नियो लिखना पड़ता है। तो जो फर्स्ट वन है वो नियो पेंटाइल है, वो एन पेंटाइल नहीं है, नियो पेंटाइल कार्बोकेटाइन है। एंड फोर्थ वन हमारे पास है इथाइल कार्बोकेटाइन। अगर हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हुए एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 स्टेबल होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3 स्टेबल होगा, एंड उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 4 स्टेबल होगा। अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो चूंकि आपके पास पहले वाला जो कार्बोकेटाइन है उसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो सिंपली हम इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे ये कहेंगे कि जो प्राइमरी जो नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जबकि इथाइल कार्बोकेटाइन सबसे लेस स्टेबल है। लेकिन एक्चुअल में जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास फोर्थ कार्बोकेटाइन है जिसको हम इथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 3 मीन एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। एंड एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। एंड आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन जो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन में है क्या चीज? हाइपर कंजुगेशन की कंडीशंस क्या है? यहाँ पर कुछ कंडीशंस को डिस्कस करते हैं हाइपर कंजुगेशन की कंडीशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन की सिर्फ दो ही कंडीशंस है। फर्स्ट जो पहली कंडीशन है वो ये है, मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड विद, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हो किसके साथ? sp3
हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन एटम। मीन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके साथ जो डायरेक्ट लिंक अल्फा कार्बन होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। सेकंड जो कंडीशंस है वो ये है, अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो जो अल्फा कार्बन पर लिंक्ड हाइड्रोजन होती है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का होना जरूरी है और उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लिंक होना जरूरी है। मीन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली लिंक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। अब आते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की तरफ। अगर हम कार्बन नंबर, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है जिसको हम इथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, इथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मैं डिस्कस करूं तो मैं कहता हूं ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है। अगर मैं इसके कोई हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर्ड होंगे और सेकंड जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और CH2 का डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन। अब यहां पर ये देखें ना, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो इन्वॉल्व हो गए, कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो गए। तो अब इस स्ट्रक्चर में, इस कैनोनिकल फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होगा। इसी वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेगी और जो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बनेगी हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन अब किसकी फॉर्म में आ गई, H पॉजिटिव की फॉर्म में आ गई। तो ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट इसका कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, अगर नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। अब यहां पर ये हाइड्रोजन देखे ना, इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट कौन सी कैनोनिकल फॉर्म होगी हमारे पास, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो अब दोबारा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा और CH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर ये देखें, इसकी कैनोनिकल फॉर्म जो बनी है इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा बनेगी। अब स्ट्रक्चर 4 में देखें ना, स्ट्रक्चर 4 में, तो स्ट्रक्चर 4 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे और जितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे मॉलिक्यूल की या स्पीशीज की या केटाइन की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। अब अगर स्ट्रक्चर 3 में बात करें तो इसमें ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन ही कम होंगे तो कैनोनिकल फॉर्म भी क्या बनेगी, कम ही बनेगी। और कैनोनिकल फॉर्म जब कम बनेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैनोनिकल फॉर्म के। और जो कैनोनिकल फॉर्म है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अल्फा हाइड्रोजन के। अब ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन है? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, तो हम यहां पर ये कहेंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन ही एक है तो इसका एक ही फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा। मीन अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर 4 की, इसकी 3 एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। स्ट्रक्चर 3 की 2 एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, एक्सेप्ट दिस जो पहले पढ़े हैं। स्ट्रक्चर 2 की एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, एंड स्ट्रक्चर 1 की देखें तो कोई भी कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से इसकी कोई कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनेगी। इस वजह से ये जो नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने कॉन्जुगेशन को डिस्कस कर लिया, उसकी कंडीशंस को डिस्कस कर लिया। तो कंडीशंस के बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जरा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन को देखें तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है इसमें कौन सी टाइप की हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ। अगर कोई वेकेंट पी ऑर्बिटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, जैसे कि हम पहले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कार्बोकेट ये जो टाइप होगी कॉन्जुगेशन की, इसको हम कहेंगे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल्स। दूसरी जो टाइप है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड टाइप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे विद ऑड इलेक्ट्रॉन। कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे किसके साथ? ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में क्या होगा हमारे पास? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये थर्ड टाइप है हाइपर कॉन्जुगेशन की, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। मीन डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन हो जाएगा और डबल बॉन्ड में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन और अल्कीन एक ही तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ इन अल्कीन। तो जो बॉन्ड लेंथ है अल्कीन की हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन की। नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप इन अल्काइल बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ अल्कीन। हम हीट ऑफ कंबशन ऑफ अल्कीन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लिया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करते हैं। तो सिंपली हमारे पास कुछ कार्बोकेटाइन है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कार्बोकेटाइन जो है हमारे पास सिंपल इथाइल कार्बोकेटाइन,
आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। स्टूडेंट इसमें आप खुद भी बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड में लिख लेता हूं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इंक्रीज करते जाएंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर वन की बात करूं तो स्ट्रक्चर नंबर वन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो क्या है? 3 है। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो इसके जो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर वो क्या होंगे? नंबर ऑफ जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी क्या होंगे? हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। वो भी 3 होंगे। 3 का मतलब ये है एक ये हो गया और इसके अलावा 3 और होंगे। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड CH2। फिर ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे आपकी बार इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन की फॉर्म में रहेगा। फिर ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे और नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी CH2 एंड इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सॉरी एक मिनट, एक और कोरेनिकल फॉर्म यहां पर बनती है आपकी बार इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी हमारे पास वो क्या होगी? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा यहां पर ये देखें ना कितनी कैनोनिकल फॉर्म बनी है। पहले वाला स्ट्रक्चर देखें और एंड वाला स्ट्रक्चर देखें, ये दोनों सिमिलर हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से 3 कैनोनिकल फॉर्म फॉर्मेशन हुई है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। अब जरा स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ आए तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन होगी तो नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म भी कितनी फॉर्मेशन होगी? 6 फॉर्मेशन होगी। जरा उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में और यहां पर ये हाइड्रोजन आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होगी? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और नेक्स्ट जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे
और अब पॉजिटिव चार्ज कौन से हाइड्रोजन पे आएगा? इस हाइड्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर ये देखिए नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होगी? अब यहां पर दोबारा पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस CH पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या होगा हमारे पास? CH3। तो मीन यहां पर ये जो CH3 था, इस CH3 की वजह से कितनी कैनोनिकल फॉर्म बनी? 1 2 3। तीन कैनोनिकल फॉर्म बनने के बाद फिर दोबारा स्ट्रक्चर 1 आ गया। इसको मैं स्ट्रक्चर A कर देता हूं, इसको भी मैं स्ट्रक्चर A कर देता हूं। तो दोबारा स्ट्रक्चर कौन सा आ गया? A आ गया। अब ए स्ट्रक्चर में देखे ना, ये कार्बन भी पड़ी, अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये तीन अल्फा हाइड्रोजन भी कितनी कैनोनिकल फॉर्म फॉर्मेशन करेंगी? फर्दर मजीद तीन कैनोनिकल फॉर्म फॉर्मेशन करेंगे। तो इसकी जो एक्चुअल कैनोनिकल फॉर्म होगी वो 7 बन जाएगी। एक ए वाली, तीन इस मिथाइल ग्रुप की वजह से जिसकी हमने बना ली है, और तीन इस मिथाइल ग्रुप की वजह से जो अभी पड़ा है। तो 6 कैनोनिकल फॉर्म फॉर्मेशन होगी। अब जरा हम टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात करें, तो यहां पर ये देखें टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है, इस केस में कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 9 हो, उसके जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हैं वो भी मजीद कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। इसको ट्राई करना है आप लोगों ने खुद, बन जाएंगे आप लोगों से। हमने इथाइल कार्बोकेटाइन एंड आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर को देख लिया है। अब जरा यहां पर ये देखिए स्ट्रक्चर 2 में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो जो हाइपर कंजुगेटेड मजीद स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? 6 ही बनेंगे। तो टोटल कितने होंगे स्ट्रक्चर 2 के आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के? 7 स्ट्रक्चर होंगे। एक बना पड़ा है, बाकी 6 बनेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। यहाँ पर ये हमारा कार्बोकेटाइन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन को, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब जरा ये देखिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है। ये जो कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। ये कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन में मैं पैरा पोजीशन पर अब कौन सा ग्रुप लगा देता हूं? मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं। नेक्स्ट मैं एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं, यही बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, और इसी बेंजाइल कार्बोकेटाइन की पैरा पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। एक और मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, और ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन में अब हम जो ग्रुप लगा देते हैं इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम कार्बोकेटाइन देखते हैं। इस कार्बोकेटाइन में अब हम पैरा पोजीशन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा यहाँ पे कि कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले हम पैरामिथाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन के कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे।
तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर क्या होंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन के? पैरा मिथाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है होगा क्या इसमें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे और दूसरी जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी हमारे पास, कार्बन बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी CH2 वाली, और अब आर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लिंक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, अब की बार पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आएगा? पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड CH2। यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज दोबारा आर्थो पोजीशन पर जाने की बजाय ये किस में इन्वॉल्व हो जाएगा? हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। किसके साथ हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा? मिथाइल के साथ। जब ये मिथाइल के साथ हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, कुछ इस फॉर्म में बनेगी। इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऊपर देखें तो बेंजाइल जो कार्बोकेटाइन था, अब उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिजोनेट करता हुआ कहां तक पहुंच गया है? मिथाइल ग्रुप तक पहुंच गया। ये दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर शिफ्ट होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म कुछ ये होगी हमारे पास। इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर ये CH2 ग्रुप। नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे, और ये जब यहां पे रेजोनेट करेंगे, तो जो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बनेगी हमारे पास वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब जरा यहां पर ये देखें, अब दोबारा क्या होगा हमारे पास? ये कार्बन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, और नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी हमारे पास, वो कुछ इस डायरेक्शन में फॉर्मेशन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, ये दोबारा CH3 बन जाएगा। अब जरा यहां पर ये देखें ना, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था हमारे पास, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, 5, 6 एंड 7। अब 7 स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो ये दोनों बिल्कुल क्या है? आइडेंटिकल है। मीन यहां पर 3 अल्फा प्रोटॉन होने की वजह से 4, 5 और 6 जो है, 4, 5 और 6 जो है, तीन क्या बने हमारे पास? एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म बनिए। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे। जब यहां रेजोनेट करेंगे तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज आर्थो पोजीशन पे दोबारा। नेक्स्ट में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज कौन सी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा दोबारा? CH2 पर शिफ्ट हो जाएगा।
CH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नंबर 8 और स्ट्रक्चर नंबर 9, जरा स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 9 को देखें तो ये आइडेंटिकल है, बस फर्क क्या है, सिर्फ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गए। तो ये था हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन किया। अब जरा यहां पर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास A, ये स्ट्रक्चर B है, ये स्ट्रक्चर C है, एंड ये स्ट्रक्चर D है। तो A, B, C और D में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अब अल्फा कार्बन कौन सी है यहाँ पर, ये जो बेंजीन वाली कार्बन के साथ लिंक्ड कार्बन है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ए में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर बी में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर सी में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि स्ट्रक्चर डी में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस वजह से इसका जो स्टेबिलिटी आर्डर होगा वो ये होगा, ए स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी, बी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सी, एंड सी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू डी। तो ये हमारे पास कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सेकेंड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम जिस तरह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी हम सेम उसी वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसके मैं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन करूंगा, यहां पर हम सिर्फ स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी, तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। और वो जो नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी उतनी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे जो स्टेबिलिटी है। अल्लाह हाफिज।